नमस्कार। आज की तारीख है 27 जून 2020 और हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज का डेली 30। आज के डेली 30 के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ, आज का जो टॉपिक है उसमें एनवायरमेंट इकोलॉजी या फिर अंतर्राष्ट्रीय संगठन या किसी संगठन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। इसमें इतने प्रश्न हम डिस्कस कर लेंगे, ये इसका एपिसोड नंबर 1 है। एक एपिसोड या 2 एपिसोड जो आगे जरूरत पड़ेगी हम करेंगे, और इतने ज्यादा प्रश्न इसमें डिस्कस कर लेंगे, इतने बेसिक प्रश्न इसमें हम डिस्कस कर लेंगे कि इससे बाहर कभी यूपीएससी भी नहीं पूछ पाएगा। ट्रेडिशनल प्रश्नों की मैं बात कर रहा हूं। जब भी ये चीजें चर्चा में आती हैं, ट्रेडिशनल एक दो लाइनें जोड़कर और उनसे प्रश्न बना दिए जाते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखें। 20 क्वेश्चन इस पर हम डिस्कस करेंगे और 10 क्वेश्चन आज के करंट अफेयर पर हम डिस्कस करेंगे। तो डेली की तरह 20 और 10 टोटल कितने क्वेश्चन हो गए? 30 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। फिर रोज की तरह ये डेली 30 कार्यक्रम ही है और डेली 30 में हम 30 क्वेश्चन रोज डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और लेते हैं पहला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करने एवं उसे अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी है? आप सोचेंगे ये पहला प्रश्न ऐसा क्यों आ गया? इसलिए ऐसा आ गया क्योंकि बार बार अगर हम यही करें कि कब स्थापना हुई थी, क्या हुआ, तो आगे प्रश्न आएंगे तो आप बोर होने लगते हैं। पहला जहां तक प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करने और अनुमोदित करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो इसका सही उत्तर है ए, महासभा की ये जिम्मेदारी होती है। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है वो इसको करती है और जो संयुक्त राष्ट्र का घोषणा पत्र है उसमें ये वर्णित किया गया है। आज राइटिंग मेरी इस पे नहीं बनेगी, मेरा जो राइटिंग पैड है वो काम नहीं कर रहा है। अगर मैं उसको सही करने में टाइम दूंगा तो ये बहुत लेट हो जाएगी क्लास। तो कुछ कारण है वो काम नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं है, थोड़ी सी खराब राइटिंग पढ़ लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी भाषा संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं में शामिल नहीं है? संयुक्त राष्ट्र संघ की जो भाषाएं हैं उनमें चीनी है, अंग्रेजी है, फ्रेंच है, रूसी है और स्पेनिश है। ये भाषाएं हैं जो आधिकारिक भाषाएं हैं संयुक्त राष्ट्र की। और इसमें कौन सी ऐसी है? पुर्तगाली। पुर्तगाली इसमें शामिल नहीं है। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। एक और भाषा इसमें है अरबी भाषा। अरबी भाषा यानी कि जो पहले पहले बताया चीनी, अंग्रेजी, फ्रेंच, रूसी और स्पेनिश, उसके अलावा एक अरबी भाषा है। अरबी भाषा को 1973 में जो सुरक्षा परिषद द्वारा जोड़ा गया था और उसके बाद में 1983 में इसको आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ, क्या यह बात सही है? और दूसरा है कि राष्ट्र संघ का गठन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ। राष्ट्र संघ और संयुक्त राष्ट्र संघ ये दो संस्थाएं अलग अलग नहीं हैं एक ही। बाद में इसका नाम परिवर्तित हुआ है, लेकिन यहां पर जो स्टेटमेंट दिया है ये उल्टा लिखा हुआ है। राष्ट्र संघ प्रथम विश्व युद्ध के बाद बना था और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में इसको संयुक्त राष्ट्र संघ में परिवर्तित कर दिया गया था। तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं और इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। अब विश्व युद्ध कब हुए थे दोनों, जरा बताइएगा। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध दोनों की आपको जो ड्यूरेशन है, जो तिथि है, तिथि नहीं सन जो है वो आपको बताना है। अगला प्रश्न है, प्रथम विश्व युद्ध के बाद राष्ट्र संघ की स्थापना में किसने प्रमुख भूमिका निभाई थी? जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ, प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका से पूरा विश्व जब जल रहा था, परेशान था, उस समय एक ऐसे संस्था, एक ऐसे संगठन की आवश्यकता महसूस की गई और ये आवश्यकता महसूस करने वाले थे, सबसे जो प्रमुख व्यक्ति थे वो अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन थे। वुडरो विल्सन ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और राष्ट्र संघ, लीग ऑफ नेशन, पेरिस शांति सम्मेलन के परिणाम स्वरूप इसको बनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ का पूर्ववर्ती संगठन था, तो उसको स्थापित करने में, राष्ट्र संघ को स्थापित करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका वुडरो विल्सन ने निभाई थी। ये अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति थे। अगले प्रश्न का पहला स्टेटमेंट है कि संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन वाशिंगटन के डम्बाल्टन ऑक्स भवन में आयोजित किया गया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। संयुक्त राष्ट्र की जब रूपरेखा बनी थी तो यहीं पर वाशिंगटन में एक डम्बाल्टन ऑक्स भवन था, वहीं पर इसको आयोजित किया गया था बैठक को, और इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख अंगों के संबंध में निर्णय लिया गया था। बिल्कुल सही, इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये नहीं है, लेकिन इंफॉर्मेशन आपकी तैयार हो जाएगी तो कभी प्रश्न अगर पूछ लिया गया कहीं, कुछ चर्चा में रहा तो हो जाएगा। सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र में जो सुरक्षा परिषद है, सुरक्षा परिषद में मतदान प्रणाली पर महत्वपूर्ण निर्णय किस सम्मेलन में लिए गए कि मतदान प्रणाली कैसी होगी? संयुक्त राष्ट्र में जो ये महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, इसमें मतदान प्रणाली जो है, इस पर एक बहस चली थी, एक बहस हुई थी और ये हुई थी याल्टा सम्मेलन में।
कहां पर हुई थी? सुरक्षा परिषद के जो मतदान प्रणाली पर महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था वो याल्टा सम्मेलन में लिया गया था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और डम्बार्टन आक्स प्रस्तावों में महासभा और सुरक्षा परिषद की कार्य प्रणाली पर तो सहमति हो गई थी, लेकिन मतदान प्रणाली पर निर्णय याल्टा सम्मेलन में लिया गया था। अगला प्रश्न, पहला स्टेटमेंट है कि अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नगर में 1 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। 1 जून 1945 की यह तिथि थी, बिल्कुल सही बात है, और यह सम्मेलन हुआ था, और इस सम्मेलन में भारत ने भाग नहीं लिया था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें 1 जून 1945 को 50 सदस्यों ने जो भाग लिया था उसमें भारत भी मूल रूप से जो भाग लेने वाला देश था, मतलब तब भाग लिया था इसने, तभी से जब स्थापना इसकी हो रही थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, तभी से भाग ले रहा था। तो दूसरा ये गलत स्टेटमेंट है, पहला सही है, इसलिए ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? अब आपको यह कंफर्म हो गया कि भाग तो लिया था, अब प्रतिनिधित्व किसने किया था? इसमें जो भारत का प्रतिनिधित्व किया था वो ए रामास्वामी मुदलियार ने किया था। किसने किया था? ए रामास्वामी मुदलियार ने। और संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र को अंतिम रूप सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में ही दिया गया था, ऊपर हम देख ही चुके हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है कि सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में एक नया अधिकार पत्र, जिसको चार्टर कहते हैं, वो स्वीकार किया गया, जिसे संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहा जाता है। बिल्कुल सही है, इसी सम्मेलन में यह चार्टर स्वीकार किया गया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, पहला ऑप्शन, पहला जो स्टेटमेंट है। और संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर जो इसकी घोषणा हुई थी 50 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों द्वारा 24 जून 1944 को हस्ताक्षर किए गए। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो हस्ताक्षर किए गए थे वो 24 जून 1944 को नहीं किए गए थे, ये 26 जून 1945 को किए गए थे। ये तिथि इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको गलत करके आपसे पूछा जा रहा है। 26 जून 1945 को किए गए थे, तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। पैड नहीं काम कर रहा है इसलिए ऐसा लिख जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि प्रतिवर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्या यह सही बात है? 24 अक्टूबर 1945 को इसका प्रादुर्भाव हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का, इसलिए यह दिवस के रूप में 24 अक्टूबर चुना गया और मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। संयुक्त राष्ट्र का प्रधान कार्यालय वाशिंगटन में है। सोचिए कितना सिंपल सा प्रश्न है, वन लाइनर में भी आपसे ये पूछा जाता है। यहां पर आप सोच कर बताइए क्या यह सही है? ये गलत है। जो प्रधान कार्यालय है वो न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क में। तो दूसरा सही हो जाएगा, केवल एक, दूसरा गलत हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला स्टेटमेंट है कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र अथवा चार्टर एक संविधान है। चार्टर जो ये है एक संविधान है, जैसे भारत का संविधान है ऐसे ये भी संविधान है। और अगर ये संविधान है तो इसके कुछ अध्याय होंगे और कुछ अनुच्छेद होंगे। तो दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र में 19 अध्याय हैं और 111 अनुच्छेद हैं। बिल्कुल सही बात है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं। घोषणा पत्र, ये जो चार्टर है ये संविधान है और इसमें 19 अध्याय और 111 अनुच्छेद हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दोनों के दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में परिवर्तन उसके किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? जैसे हमारे संविधान में परिवर्तन होता है, ऐसे ही संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में या संविधान में परिवर्तन हो सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद है जो ये वर्णित करता है कि इसमें परिवर्तन किया जा सकता है और उसमें उसके नियम कानून ये सब दिए हुए हैं? तो ये अनुच्छेद 109 है। अनुच्छेद 109 जो इस चार्टर का है, बी ऑप्शन इसका सही है। उसमें 2/3 सदस्यों के जो महासभा है, महासभा के 2/3 सदस्यों के मत के अतिरिक्त सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य हैं, 2/3 सदस्य महासभा के और सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य, अगर ये चाहें, ये समर्थन करते हैं तो उसके चार्टर में परिवर्तन हो सकता है। अगला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज में जैतून की 2 शाखाएं क्रांति के प्रतीक हैं। और दूसरा स्टेटमेंट है इस ध्वज को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 20 अक्टूबर 1947 को स्वीकृत किया गया। यानी कि शुरुआत में ध्वज नहीं था, बाद में यह ध्वज 20 अक्टूबर 1947 को स्वीकृत किया गया। बिल्कुल सही है। अब आप बताइए कि जो जैतून की 2 शाखाएं हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि संयुक्त राष्ट्र का जो ध्वज है एक नीली पृष्ठभूमि पर संयुक्त राष्ट्र का एक प्रतीक चिन्ह उसमें बना हुआ है और प्रतीक चिन्ह एक वैश्विक मानचित्र है जिसमें ध्वज में सफेद रंग ऐसे दिखाया गया है और वैश्विक मानचित्र के दोनों ओर जैतून की 2 शाखाएं ऐसे निकली हुई हैं। तो जैतून की जो 2 शाखाएं ये निकली हुई हैं ऐसे लिपटी लिपटी, ये किसका प्रतीक है ये पूछा जा रहा है। ये क्रांति का नहीं, ये शांति का, पीस का प्रतीक है। तो पहला स्टेटमेंट यहां पर गलत है, दूसरा सही है।
केवल 2 सही हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। पहला स्टेटमेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। उद्देश्य तो इसका यही है, कई बार ये गड़बड़ भी कर देता है। मान लीजिए कि चाइना ने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो पाकिस्तान आतंकवादी घटनाएं करता है, उसके बावजूद भी नहीं होती है, तो ये कहीं ना कहीं शांति की बजाय अशांति फैला देता है। लेकिन ये उद्देश्य तो वास्तव में उसका नहीं है, वो तो ये परिस्थितियां हैं, ये राजनीति है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, और संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख उद्देश्य उसके घोषणा पत्र के अनुच्छेद 3 में दिए गए हैं। अब ये आपको जानना होगा कि किस में दिए गए हैं। जो इसके उद्देश्य हैं ये अनुच्छेद 3 में नहीं, अनुच्छेद 1 में दिए गए हैं। जो इसका अनुच्छेद 1 है उसमें दिए गए। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, पहला सही है, तो केवल एक सही हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा सही है? ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अध्याय में सदस्यता संबंधी उल्लेख है? यानी कि जो सदस्य देश हैं या सदस्यता के संबंध में जो नियम हैं वो किस में दिए हैं? तो ये अध्याय 2 में दिए हैं। अध्याय 2 के अंतर्गत अनुच्छेद 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, इसमें सदस्यता के संबंध में उल्लेख किया गया है। और संयुक्त राष्ट्र चार्टर में 2 प्रकार की सदस्यता का उल्लेख है। कुछ तो ऐसे देश हैं जो प्रारंभिक सदस्य हैं, जिन्होंने 1 जनवरी 1942 को संयुक्त राष्ट्र के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे या सैन फ्रांसिस्को के चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। इस प्रकार के 51 सदस्य हैं, इसके ये मौलिक सदस्य बोले जाते हैं। और दूसरे कुछ ऐसे हैं, उन सभी राष्ट्र को उसमें शामिल किया जाता है जो शांतिप्रिय हों एवं चार्टर में विश्वास रखते हो, जो चार्टर में बातें कही गई हो उसमें उनकी आस्था हो। तो ये 2 प्रकार से सदस्य होते हैं। ठीक है, अब आपको बताना है कि भारत कैसा सदस्य है। डिस्कशन हमने किया है, आप बताएंगे कि भारत इसका कैसा सदस्य है। चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनने के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश आवश्यक नहीं है, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा है कि सुरक्षा परिषद के 5 अस्थायी सदस्यों को वीटो या निषेधाधिकार बोलते हैं, निषेध अधिकार। तो निषेधाधिकार का जो निषेधाधिकार है वो प्राप्त है। निषेधाधिकार का कोई शब्द नहीं बन रहा है, कोई वाक्य। तो 5 जो अस्थायी सदस्य हैं इनको निषेध का अधिकार या वीटो प्राप्त है। तो ये दूसरा तो बिल्कुल सही है। और जहां तक पहले स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि सदस्य बनने के लिए सुरक्षा परिषद की सिफारिश आवश्यक नहीं है, आवश्यक है, तो पहला स्टेटमेंट ये गलत है, दूसरा सही है, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। जब कोई भी देश, इसकी व्याख्या मैं आपको कर दूं थोड़ा सा, कि जब कोई भी देश संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बनाए जाने के लिए प्रस्ताव करता है कि हमको बनाया जाना है, मतलब हम इसमें शामिल होना चाहते हैं, तो सुरक्षा परिषद की सिफारिश होती है। परिषद के 15 में से 9 सदस्यों की स्वीकृति, जिसमें कि 5 अस्थायी सदस्य अवश्य हों। इस पर महासभा अपने 2/3 बहुमत से उस देश के पक्ष में जब निर्णय लेती है तभी ऐसा संभव हो पाता है। और इस संबंध में सुरक्षा परिषद के जो 5 अस्थायी सदस्य हैं उनको वीटो की शक्ति, निषेध का अधिकार प्राप्त है। अगला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, दक्षिण सूडान संयुक्त राष्ट्र संघ का 197वां देश है, 197वां सदस्य देश है। क्या ये सही है? अंतिम तो है ये, लेकिन इसमें इतने सदस्य ही नहीं है। ये है 193वां। कितना है? 193। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो गया। दूसरा है, दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है। दक्षिण सूडान की राजधानी जूबा है, ये क्या सही है? बिल्कुल सही है, जूबा इसकी राजधानी है और 193वां सदस्य है। तो पहला गलत, दूसरा सही, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बी। ठीक है, और ये जो रिपब्लिक ऑफ साउथ सूडान है, ये 9 जुलाई 2011 को इसको एक नए देश के रूप में, इसका जब अभिद्वय हुआ विश्व मानचित्र पर, जिसकी राजधानी जूबा है, तो दक्षिण सूडान की पूर्व में इथोपिया है, दक्षिण में कीनिया है, युगांडा है, कांगो है, ये सब आप देख सकते हैं मैप में। और अलग देश का जब दर्जा इसको मिला, तो इसको दक्षिण सूडान को अलग देश का जब दर्जा मिला, क्योंकि वहां पर बहुत दिन से गृह युद्ध चल रहा था, तो उसके बाद में इसको सदस्यता दी गई। 14 जुलाई 2011 को संयुक्त राष्ट्र का महासभा का जो 65वां सम्मेलन आयोजित हुआ, वहीं पर इसने सदस्यता स्वीकार की थी। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता के प्रत्याहार यानी विड्रॉल करना है अगर आपको सदस्यता को, तो उसके संबंध में चार्टर में विस्तृत व्याख्या की गई है, पहला स्टेटमेंट। और सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इस विषय पर बड़ी बहस हुई थी। सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन जब हुआ था तो इसमें बहुत बड़ी बहस हुई थी कि कोई राष्ट्र अगर अपना सदस्यता का प्रत्याग करना चाहता है, अपनी सदस्यता को त्याग करना चाहता है, छोड़ देना चाहता है, तो उस पे क्या होगा। तो चार्टर में कोई विस्तृत व्याख्या नहीं की गई है। चार्टर में इस पे मौन है, जो इसका संविधान है ये बिल्कुल मौन है, ना ये आज्ञा देता है ना मना करता है। तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन हुआ तो वहां पर बहस हुई थी, तो पहला तो गलत हो जाएगा,
और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, और इस तरीके से सही उत्तर हो जाएगा, केवल 2 सही है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी सिफारिश पर किसी सदस्य देश को संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता से निलंबित किया जा सकता है? कौन सिफारिश करे तो संयुक्त राष्ट्र की जो सदस्यता है उससे कोई देश हाथ धो बैठेगा? सुरक्षा परिषद अगर सिफारिश कर दे तो ऐसा संभव है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। भारत सुरक्षा परिषद का सदस्य है कि नहीं है? ये सब बेसिक चीजें आपकी तैयार है कि नहीं? धीरे धीरे तो तैयार हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल आप बताइएगा। आज कई प्रश्न मैंने आज पूछ लिए, और अंतिम प्रश्न है आज के इस टॉपिक का, फिर करंट अफेयर हम देखेंगे, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि चीन का विश्व के पटल पर उदय वहां साम्यवादी क्रांति के बाद में 1969 में हुआ। चीन पहले इतना आगे नहीं था, चीन ने तो 3-4-5 दशक में ही इतनी ज्यादा उपलब्धि हासिल कर ली है। तो ये 1969 में नहीं हुआ था, 1949 में हुआ था। साम्यवादी क्रांति वहां पर 1949 में हुई थी, उसके बाद में विश्व पटल पर वो उभर कर सामने आया। और दूसरा स्टेटमेंट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन की सदस्यता ने यह स्पष्ट कर दिया है, सदस्यता के प्रश्न ने, कि यह सदस्यता का जो प्रश्न है ये राजनीतिक प्रश्न है। कई बार ऐसा लगता है कि शांतिप्रिय देश होना चाहिए, कई बार ऐसा लगता है कि ऐसे देश को सदस्यता मिलती है जो कुछ गड़बड़ झाला नहीं करता है, शांति प्रवृत्ति का है। लेकिन ये वास्तव में चीन की जब सदस्यता और वीटो का अधिकार, अस्थायी परिषद में अस्थायी सदस्य बनना उसका, तो इस तरीके से ये लगता है एक राजनीतिक मुद्दा है। तो ये तो बिल्कुल सही है, राजनीतिक मुद्दा तो है ही है। तो दूसरा बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल गलत है, और इसका सही उत्तर बी हो जाएगा, बी, केवल 2 सही है। ठीक है ना? चलिए अब फटाफट देख लेते हैं आज के करंट अफेयर के प्रश्न, छोटे छोटे प्रश्न हैं। हाल ही में नौसेना में शामिल किया गया मारीच क्या है? मारीच जो है, एक तो मारीच हमारे मिलता है कहां पर? मारीच, मारीच का कहां आपने नाम सुना है? मारीच रामायण में कहीं मिला है आपको? ये भी बताइएगा। तो ये जो मारीच है वो उससे अलग है। ये मारीच टारपीडो रक्षा प्रणाली है। अब टारपीडो रक्षा प्रणाली क्या होती है? एक स्वचालित पानी के नीचे चलने वाली मिसाइल होती है, मतलब पानी के नीचे की मिसाइल होती है, जिसे सतही पोत, पनडुब्बी और हवाई जहाज से लॉन्च किया जा सकता है। और टारपीडो के हमले के दौरान टारपीडो डिफेंस सिस्टम एक टारपीडो का पता लगाने में मदद करता है और नौसेना के प्लेटफॉर्म की सुरक्षा के लिए यह आवश्यक कदम उठाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना नामक एक नई योजना की शुरुआत की? कौन सा ऐसा राज्य है? तो ऐसी योजना शुरू करने वाला जो राज्य है वह त्रिपुरा है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। और इस योजना के अंतर्गत जो गर्भवती महिलाएं होंगी, प्रेग्नेंट वोमेन जो होंगी, उन महिलाओं के पोषण पर, और जो स्तनपान कराने वाली महिलाएं होंगी उनके पोषण पर ध्यान दिया जाएगा, उनको पोषण के प्रदान की जाएंगी। अगला प्रश्न, किस खिलाड़ी को वर्ष 2018 के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार के लिए चुना गया है और इसको प्रदान किया जाएगा? तो यह है के संजीता चानू। के संजीता चानू राष्ट्रमंडल खेलों की स्वर्ण पदक विजेता हैं, और ये है क्या? वेट लिफ्टर हैं, है ना? भारोत्तोलन में इनका नाम है, वेट लिफ्टर हैं के संजीता चानू। 2018 के लिए इनको अर्जुन पुरस्कार दिया जाएगा, और अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने डोपिंग के आरोपों से इनको अभी बरी किया है इस महीने के शुरू में ही। और 2014 और 2018 का जो राष्ट्रमंडल खेल था उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस एमएसएमई प्रत्येक वर्ष वैश्विक स्तर पर मनाया जाता है। भारत में ही नहीं वरन पूरे विश्व में किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जून को। 27 जून को पूरे विश्व में ये मनाया जाता है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाल ही में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी ने घोषणा की है कि वह 2023 में पहली बार पर्यटकों को स्पेस वॉक पर लेके जाएगी? खुशी की बात है, अगर आपने कुछ पॉकेट मनी इकट्ठा की है तो आप रशिया की एक कंपनी है एसपी कोवारोलोव रॉकेट एंड अंतरिक्ष निगम एनर्जिया, आरएससी एनर्जिया इसको बोलते हैं। आर लिखने में मुझे आज टाइम लगेगा, आरएससी एनर्जिया। तो वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं और अंतरिक्ष का सैर कर सकते हैं आप। तो ये कहाँ की है? ए, रूस की। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा 2023 तक जाने वाला है, तब तक पॉकेट मनी से पैसे इकट्ठा कर लीजिए। मैं ये कहना चाहूंगा तब तक सिलेक्शन लीजिए और पैसे इकट्ठा करिए। तो तनख्वाह से तो इकट्ठा होंगे नहीं, अब कैसे करेंगे आप? इसमें पैसे ज्यादा लगेंगे कुल मिला के। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने निवेश आकर्षित करने के लिए अपने उद्योग अधिनियम में, उद्योग सुविधा अधिनियम में संशोधन किया है? और ऐसा करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? वीएस येदुरप्पा। और उन्होंने कर्नाटक सरकार के राज्य मंत्रिमंडल में कर्नाटक उद्योग सुविधा अधिनियम 2002 जो था उसमें संशोधन किया है, और संशोधन को ये अमल में लाएंगे और राज्य में निवेशक अनुकूल वातावरण बनाने की ये कोशिश करेंगे। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। हाँ, हमारी टीम की तरफ से आपके लिए सूचना है, अगर आप बीओ का एग्जाम, यूपीपीएससी का एग्जाम, यानी पीसीएस 2020 का एग्जाम या आरओ का एग्जाम दे रहे हैं तो आप हमको व्हाट्सएप कीजिए 6307281212 पर, और वहां पर आप जानकारी ले सकते हैं। हमारे पास बीओ के लिए पीटीसी और सीरीज यानी क्रैश कोर्स टाइप का एक कार्यक्रम है, और आरओ और पीसीएस के लिए टेस्ट सीरीज प्रोग्राम है, और भी कार्यक्रम हम जल्दी लॉन्च करने वाले हैं, तो आप उसका लाभ उठा सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। राज्य में वृक्षों की संख्या को बढ़ाने के लिए हरिताहरम, ये कार्यक्रम याद रखिएगा, हरिताहरम नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है? हरिताहरम जो कार्यक्रम है ये तेलंगाना के द्वारा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? के चंद्रशेखर राव। उन्होंने वहां पर इसके 6ठे चरण का अभी शुभारंभ किया है, और ये जो इसका उद्देश्य क्या है? वृक्षों की संख्या को बढ़ाना, यानी कि ग्रीनरी को बढ़ाना। तो ये अच्छा कार्यक्रम है, तेलंगाना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चुनाव आयोग के प्रस्ताव पर सरकार ने किस आयु वर्ग के लोगों को पोस्टल बैलेट की सुविधा चुनने का विकल्प दिया है? अभी कोविड-19 चल रहा है, कोविड-19 में जो 65 साल से ऊपर के लोग हैं उनको खतरा ज्यादा है, ठीक है, उनकी क्योंकि इम्यूनिटी जो होती है वो अपेक्षाकृत कम होती है, तो उनको खतरा ज्यादा है, तो पोस्टल बैलेट चुनने की सुविधा इनको दे दी गई है। तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है, और पोस्टल बैलेट से ये वोट डाल पाएंगे, मान लीजिए आगे कोई चुनाव होता है तो। और कोरोना पॉजिटिव मरीजों के लिए भी राहत दी गई है, वो होम क्वारंटाइन और संस्थागत आइसोलेशन में रहेंगे, उन्हें भी इस तरह की सुविधा मिल जाएगी, अगर वो सारे नियम कानून का पालन करते हैं तो वो भी वोट डाल पाएंगे। अगला प्रश्न है, स्विस बैंकों में जमा धन के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? देखिए भारत कैसे कैसे कीर्तिमान स्थापित करता है, खैर बहुत अच्छा स्थान नहीं ला पाया है, टॉप 10 में तो नहीं है, 77वां स्थान, 77th। स्विस बैंक जो है, स्विट्जरलैंड के जो बैंक हैं वहां पर भारतीय नागरिकों के खाते हैं, स्विस बैंक लिस्ट में हमारे यहाँ के लोगों के नाम हैं, नेताओं के, अधिकारियों के नाम हैं, पैसा जमा करते हैं भाई लोग, और वहां जाके मतलब इकट्ठा करके सही से रखे रहते हैं, पता नहीं क्या करेंगे, जब ये लोग मरेंगे तो कब्र में इनके दफनाया जाएगा वो पैसा। मतलब ये इकोनॉमी के लिए बड़े खतरनाक है, और पिछले साल ये 74वें स्थान पर था भारत, अब थोड़ा सा नीचे खिसक गया है। ये दुख की बात है कि खुशी की बात है, आपको क्या लगता है? अगला प्रश्न, किस पेट्रोलियम कंपनी ने अपने पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक वाहन के लिए बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज स्टेशन शुरू किया है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अभी पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक वाहन के लिए बैटरी स्वैपिंग सुविधा क्विक इंटरचेंज स्टेशन की सुविधा शुरू की है, और अब जो ई व्हीकल आ रहे हैं ना उसके लिए ये काम आएगा, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन है, ठीक है ना। तो ये आज का डेली 30 रहा, यहीं पे कंप्लीट होता है। आपको थोड़ी सी असुविधा आज हुई, मेरा जो राइटिंग पैड है वो काम नहीं कर रहा है, उसको मैं अभी देख लूंगा, सही कर लूंगा आगे की क्लासेस जिससे आपकी डिस्टर्ब ना हो। बाकी मैंने आपको कोर्स के बारे में बता ही दिया है, बीओ या किसी अन्य कोर्स के लिए अगर आप इच्छुक हैं या आपके कोई साथी बाराती जो भी हैं तो आप उसको 6307281212 पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। हमारा ऐप है, आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर ये वीडियोस भी आपको डेली 30 और मॉर्निंग की जो जीके की वीडियो हैं वो सब मिल जाते हैं। आप अगर डाइवर्ट नहीं होना चाहते हैं स्टडी से कि आप यूट्यूब पे इधर उधर की चीजें ना देखें, तो आप ऐप पर भी देख सकते हैं, यहाँ पे जैसे पढ़ता है वहां पे भी उसको अपडेट कर दिया जाता है। IAS प्रेप अकेडमी सर्च कीजिएगा, प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।